6 किडनैपर्स की एक टीम एक बड़े क्राइम को अंजाम देने निकली थी। उनका मकसद था शहर के एक अरबपति की इकलौती बेटी एबिगेल को किडनैप करना। वो 6 किडनैपर्स एक दूसरे से पूरी तरह अनजान थे और लैम्बर्ट नाम के एक आदमी के लिए काम कर रहे थे। लैम्बर्ट ने उनकी खासियत देखकर अलग अलग जगहों से उन्हें इस काम के लिए इकट्ठा किया था। लैम्बर्ट ने उन्हें बताया था कि वो एबिगेल को छोड़ने के बदले उसके पिता से $50 मिलियन की मांग करेंगे और उन पैसों के आपस में बराबर हिस्से करके अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। महज 12 साल की एबिगेल एक बेहतरीन बैले डांसर थी। उस रात वो अपनी डांस प्रैक्टिस खत्म करके ड्राइवर के साथ घर के लिए निकल चुकी थी। इधर किडनैपर्स भी अपने प्लान के मुताबिक एबिगेल के घर के बाहर उसकी ताक में बैठे थे। एबिगेल की मां नहीं थी, वो अपने पिता के साथ एक आलीशान घर में रहती थी। उस घर को हाई टेक सिक्योरिटी सिस्टम से सुरक्षित किया गया था, इसलिए वहां कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था और उस वक्त एबिगेल के पिता भी बाहर गए हुए थे। किडनैपर्स को जैसे ही एबिगेल के निकलने की खबर मिली, वो सिक्योरिटी सिस्टम हैक करके फौरन घर में घुस गए और एबिगेल के कमरे में छुपकर उसका इंतजार करने लगे। एबिगेल घर आकर जैसे ही अपने कमरे में पहुंची, तभी किडनैपर्स ने उसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया और उसे उठाकर शहर से दूर एक वीरान बंगले में ले आए। उस बंगले में उनका लीडर लैम्बर्ट पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। किडनैपर्स एबिगेल को एक कमरे में ले गए। उन्होंने उसे हथकड़ी से बांध दिया और उसकी आंखों को काले कपड़े से ढक दिया ताकि जब एबिगेल बेहोशी से जागे तो उनमें से किसी को पहचान न पाए। फिर वो सभी किडनैपर्स लैम्बर्ट के सामने जमा हो गए। लैम्बर्ट ने उनसे कहा, तुम लोगों ने प्लान का सबसे मुश्किल काम पूरा कर लिया है। अब तुम्हें बस 24 घंटे और उस लड़की को यहाँ संभाल कर रखना है। तब तक मैं फिरौती के पैसे हासिल कर लूंगा। लेकिन तुम सब एक जरूरी नियम अपने अपने दिमाग में बिठा लो। तुम्हें हमेशा एक दूसरे से अपना नाम और अपना पास्ट छुपा कर रखना है, क्योंकि अगर तुम में से कोई पुलिस के हत्थे चढ़ भी गया तो पुलिस उससे हम बाकियों की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवा पाएगी। इसके बाद लैम्बर्ट ने उन 6 किडनैपर्स को नकली नाम दिए जिससे वो एक दूसरे को बुला सकते थे। लैम्बर्ट ने उनके नाम रखे जोई, फ्रैंक, सैमी, पीटर, डीन और रिकल्स। लैम्बर्ट ने आगे कहा, एबिगेल की देखरेख करने उसके कमरे में तुम में से कोई एक ही जाएगा और वो होगी जोई। इससे एबिगेल को सिर्फ जोई की आवाज याद रहेगी। इसी बीच जोई बोल पड़ी, हमने जिसे किडनैप किया है वो कौन है? आखिर वो किसकी बेटी है? इस पर लैम्बर्ट ने कहा, वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लो कि एबिगेल का बाप इतना अमीर है कि उसके लिए $50 मिलियन एक छोटी सी रकम है। वो अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए 24 घंटे भी इंतजार नहीं करेगा। अब तुम बस अपनी कामयाबी का जश्न मनाओ। मैंने यहाँ तुम लोगों के खाने पीने का सारा बंदोबस्त भी कर दिया है। मैं ठीक 24 घंटे बाद पैसों के साथ यहाँ लौटूंगा। और हाँ, तुम सब अपने फोन्स भी मुझे दे दो, क्योंकि पुलिस तुम्हारे फोन से तुम्हें ट्रेस करती हुई यहाँ पहुंच सकती है। फिर लैम्बर्ट ने सभी के फोन्स ले लिए और बंगले से निकल गया। इसके बाद सारे किडनैपर शराब में डूबे हुए अभी से ही अपनी कामयाबी का जश्न मनाने लगे। इसी दौरान जोई एबिगेल का हालचाल जानने उसके कमरे में आ गई। एबिगेल को अब होश आ चुका था। वो बेतहाशा बस रोए ही जा रही थी। जोई को एबिगेल की हालत पर तरस आया। उसने पहले तो अपना मास्क पहना, फिर उसने एबिगेल की आंखों की पट्टी और एक हाथ की हथकड़ी खोल दी, लेकिन एबिगेल के दूसरे हाथ में अब भी हथकड़ी बंधी हुई थी। एबिगेल रोती हुई जोई से बोली, आखिर तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? प्लीज मुझे कुछ मत करना। ये सुनकर जोई ने कहा, घबराओ मत, मेरा नाम जोई है। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। हमने तुम्हारे बदले तुम्हारे पिता से कुछ पैसों की मांग की है। एक बार हमें वो पैसे मिल जाएं, फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन एबिगेल ने कहा, अगर तुमने मुझे पैसों के लिए किडनैप किया है तो तुमने गलती कर दी है, क्योंकि मेरे पिता को मेरी कोई परवाह ही नहीं है। वो मेरे बदले तुम्हें कोई पैसे नहीं देंगे। क्या तुम्हें पता है मेरे पिता कौन है? इस पर जोई ने कहा, नहीं, और तुम्हें उनके बारे में कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है। ये कहकर जोई वहां से जाने लगी। तभी एबिगेल के अचानक सुर ही बदल गए। उसने अफसोस जताते हुए जोई से कहा, जोई, तुम्हारे साथ आगे जो होगा वो सोचकर ही मुझे तुम पर तरस आ रहा है। उसे सुन जोई अंदर ही अंदर बेचैन हो उठी। वो फौरन फ्रैंक के पास आई और कहा, तुम्हें नहीं लगता कि हमें एबिगेल के फादर के बारे में जानना चाहिए? जैसा एबिगेल अपने फादर के बारे में बता रही थी, उससे तो लगता है वो कोई सनकी आदमी है। इस पर फ्रैंक जोई को ताने देता हुआ बोला, वो बच्ची बस तुम्हें डराने की कोशिश कर रही थी और तुम उसकी बातों में आ गई। इस पर जोई ने कहा, मुझे आसानी से कोई डरा नहीं सकता, पर अगर मुझे चिंता हो रही है तो याद रखना ये मामला गंभीर है। ये कहकर जोई फ्रैंक के पास से चली गई। कुछ देर बाद फ्रैंक भी एबिगेल के कमरे में आया, पर उसे पता नहीं था कि जोई ने एबिगेल की आंखों की पट्टी खोल दी है।
वो बिना मास्क पहने ही अंदर घुस आया। तभी एबिगेल ने उसका चेहरा देख लिया। फ्रैंक हड़बड़ा गया। उसने फौरन अपने जैकेट से अपना चेहरा ढक लिया और एबिगेल पर बंदूक तानते हुए बोला, सच सच बताओ तुम्हारे पिता का क्या नाम है। ये सुन पहले तो एबिगेल ने बताने से मना किया, लेकिन फ्रैंक के धमकाने पर उसने बताया, मेरे पिता का नाम है क्रिस्टोफ लजार। ये नाम सुनते ही फ्रैंक कांप गया। वो फौरन एबिगेल के कमरे से बाहर आया और अपना सामान समेटकर बंगले से भागने लगा। ये देख जोई और बाकी लोगों ने उसे रोका और पूछा कि आखिर माजरा क्या है। इस पर फ्रैंक ने बताया, माजरा ये है कि हमारी शामत आ गई है, क्योंकि एबिगेल का बाप क्रिस्टोफ लजार है। उसका नाम सुनकर बाकियों के भी पसीने छूट गए, लेकिन सैमी उससे अनजान थी। उसने पूछा, आखिर ये लजार है कौन? इस पर फ्रैंक ने बताया, लजार एक क्राइम लॉर्ड है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल। ये सुनकर डीन ने कहा, पर मैंने तो लजार के बस किस्से सुने हैं, मुझे नहीं लगता वो असलियत में भी होगा। पर फ्रैंक ने कहा, वो असलियत में है। तुम्हें पता नहीं उसका एम्पायर कितना बड़ा है। उसकी पहुंच इतनी ऊंची है कि वो जहन्नुम से भी हमें ढूंढ निकालेगा। तुम्हें मेरे हिस्से के पैसे चाहिए तो रख लो, लेकिन अब मुझे इस काम में हाथ नहीं डालना है। तभी जोई बोल पड़ी, क्या लैम्बर्ट का दिमाग फिर गया था, जो उसने लजार से पंगा लेकर हमें और खुद को मौत के मुंह में झोंक दिया। खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन एक बात तो साफ है, अगर हम यहाँ से भाग भी गए तो भी लजार हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बजाय इसके अगर हमने यहाँ रुककर अपना काम पूरा कर लिया तो हम में से हर एक को $7 मिलियन मिल जाएंगे और हम उन पैसों से कहीं दूर निकल जाएंगे जहाँ लजार हमें ढूंढ ना पाए। ये सुनकर फ्रैंक ने कहा, तुम सही कहती हो, हमें यहाँ सिर्फ 22 घंटे ही तो और बिताने हैं, लेकिन तब तक हम सभी को बारी बारी से बंगले की निगरानी करनी होगी। अगर बंगले के आसपास कोई भी खतरा नजर आया तो हम मिलकर उससे निपटेंगे। इस पर सभी राजी हुए। फिर सबसे पहले रिकल्स और जोई बंगले की निगरानी में लग गए और बाकी लोग अपने अपने कमरों में जाकर 22 घंटे बीतने का इंतजार करने लगे। इसी दौरान डीन बंगले में भटकता हुआ एक कमरे में जा पहुंचा। वहां बहुत से पुराने सामान पड़े हुए थे। वहीं डीन को पुराने जमाने की एक पेंटिंग नजर आई। उस पेंटिंग में एक बंगला था जिसके ऊपर कुछ विशालकाय चमगादड़ उड़ रहे थे। वो बंगला बिल्कुल उसी बंगले की तरह दिख रहा था जहां इस वक्त वे मौजूद थे। वहीं पेंटिंग में बंगले के बाहर एक बच्ची एक लंबे चौड़े आदमी के साथ खड़ी थी। आश्चर्य की बात थी कि उस बच्ची की शक्ल कुछ हद तक एबिगेल से मेल खा रही थी। हालांकि डीन ने उसे केवल इत्तेफाक समझकर टाल दिया और खाना लेने किचन में आ गया। तभी उसके पीछे वाले कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल गया और वहां से कुछ आवाजें आने लगी। डीन सहम गया। वो जब उस कमरे में गया तो देखा कि उस कमरे में ढेर सारे चूहे थे। वो आवाज उन चूहों की ही होगी, ये सोचकर डीन वापस जाने लगा। लेकिन अगले ही पल अचानक किसी ने डीन के पैर दबोच लिए और उसे खींचता हुआ अंदर ले गया। उसी पल उस कमरे में डीन की एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। डीन के चीखने की आवाज पास वाले कमरे में मौजूद सैमी ने सुनी। सैमी डरी सहमी डीन को ढूंढती हुई किचन में आ गई। लेकिन ये क्या, डीन तो किचन की कुर्सी पर बैठा आराम फरमा रहा था। सैमी ने उसे पुकारते हुए जब उसके कंधे पर हाथ रखा तभी अचानक डीन का सिर लुढ़क कर उसके हाथ में आ गया। वो डीन की सिर कटी लाश थी। उसे देख डर के मारे सैमी चीखने चिल्लाने लगी। सैमी की आवाज सुनकर बाकी लोग भी वहां आ गए। डीन की इतनी भयानक मौत देख उन सबका भी दिल दहल उठा। देखकर तो लग रहा था कि किसी ने डीन की गर्दन खींचकर उसे धड़ से उखाड़ दी हो। पर आखिर ये किसका काम हो सकता था, कोई जानवर या फिर कोई और? वे सभी इस बारे में सोचने लगे। तभी जोई एकदम से बोल पड़ी, कहीं ये वो तो नहीं? जोई से ये सुनकर फ्रैंक और रिकल्स के हाथ पांव फूलने लगे, मानो उन दोनों ने जोई के मन की बात पढ़ ली हो। इतने में ही सैमी ने उनसे पूछा, आखिर तुम लोग किसकी बात कर रहे हो? इस पर फ्रैंक ने कहा, वाल्डेस की, लजार का हिटमैन जो उसके लिए कत्ल करता है। इसी बीच रिकल्स बोल पड़ा, क्या तुमने वाल्डेस से जुड़ी वो कहानी नहीं सुनी? एक बार पुलिस के किसी डिटेक्टिव ने लजार के 3 आदमियों को गिरफ्तार करवा दिया था। कोर्ट ले जाने से पहले वाली रात उन तीनों को एक होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर रखा गया था। FBI के 12 एजेंट्स उनके बगल के कमरे में थे और 2 एजेंट्स उनके दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। लेकिन सुबह जब एजेंट्स ने उनके कमरे को खोला तो पाया कि वो कमरा लजार के उन तीनों आदमियों के खून से जैसे नहा चुका था। उनके शरीर के सारे अंग कटे हुए इधर उधर बिखरे थे और कई अंग तो गायब थे। किसी ने जानवर की तरह उनकी हत्या कर दी थी और वो हत्यारा था वाल्डेस। लेकिन इसमें अजीब बात ये थी कि उस कमरे में सिर्फ एक खिड़की और एक दरवाजा था। ऊपर से सिक्योरिटी इतनी टाइट कि कोई परिंदा भी पर ना मार सके। इसके बावजूद भी वाल्डेस वहां घुसा कैसे होगा? ये सुनकर पीटर ने कहा, लेकिन ये तो बस एक कहानी है ना? फ्रैंक बोला, ये कहानी नहीं हकीकत है और डीन जिस तरह से मरा है ऐसी बेरहमी से मौत देना वाल्डेस की पहचान है। इतने में ही जोई ने कहा,
एबिगेल को चेक करना होगा। अगर वो अपने कमरे में नहीं होगी तो समझ लेना वॉल्डेस यहाँ आ चुका है। वे सभी अपनी बंदूकें तान एबिगेल के कमरे की ओर बढ़ने लगे। इसी दौरान जोई ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि लैम्बर्ट पकड़ा गया हो और लजार ने उससे यहाँ की लोकेशन जानकर वॉल्डेस को हमें खत्म करने भेज दिया हो। इस पर फ्रैंक ने कहा, मुझे लैम्बर्ट पर पूरा भरोसा है, वो हमसे कभी गद्दारी नहीं करेगा। डीन को मारने वाला या तो हम में से कोई गद्दार है या तो वॉल्डेस यहाँ आ चुका है। तभी जोई के मुंह से निकल गया, या फिर कहीं हम में से ही तो कोई वॉल्डेस नहीं है। इस पर सारे लोग एक दूसरे को शक की निगाहों से घूरने लगे, लेकिन उनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा। इसी के साथ वो एबिगेल के कमरे तक पहुंच गए। फ्रैंक ने झांक कर देखा तो एबिगेल अपने कमरे में ही थी। फ्रैंक ने दरवाजा बंद कर दिया। तभी रिकल्स ने कहा, एबिगेल अपने कमरे में है, इसका मतलब ये नहीं वॉल्डेस यहाँ नहीं हो सकता। रिकल्स इतना डर गया था कि वो बंगले से भागने लगा। जोई और बाकी सबने उसे रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुका। उसने जैसे ही बंगले का मेन डोर खोला तो देखा कि सामने एक और मोटे लोहे का दरवाजा लगा हुआ था। पर यह कैसे हो सकता था, क्योंकि जब वो बंगले में आए थे तब तो वहां कोई लोहे का दरवाजा नहीं था। रिकल्स ने पूरा दम लगाकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की पर वो दरवाजा नहीं खुला। वो बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता तलाश कर पाता उससे पहले ही बंगले के बाहर जाने वाले सारे रास्तों पर मजबूत ऑटोमेटिक दरवाजों की लेयर घिर आई। ये देख जोई ने कहा, मुझे लगता है ये कोई ट्रैप है, कोई हमें यहाँ फंसाकर हमारा शिकार करना चाहता है। इस पर फ्रैंक ने कहा, ये वॉल्डेस का ही काम है, लगता है वो एबिगेल से भी मिला होगा और उसे जानबूझकर कमरे में ही रहने को कहा होगा ताकि हमें लगे कि सब कुछ ठीक है और वो एक एक कर हमारा शिकार करता जाए। ये सुन जोई उसी वक्त एबिगेल के कमरे में आ गई और एबिगेल से पूछा, क्या मेरे और फ्रैंक के अलावा कोई और भी तुम्हारे कमरे में आया था? इतने में ही एबिगेल रोने लगी और कहा, अगर मैंने उसके बारे में तुम्हें कुछ भी बताया तो वो मुझे मार देगा। इस पर जोई ने कहा, तुम्हें कौन मारना चाहता है, मुझे बताओ, मैं वादा करती हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इस पर एबिगेल ने बताया, वो और कोई नहीं फ्रैंक ही है, वो मेरे पिता के लिए काम करता है और उसका असली नाम वॉल्डेस है। ये सुन जोई के होश उड़ गए। वो फौरन उस कमरे से बाहर आई। वहीं रिकल्स उसे मिल गया। जोई ने रिकल्स को बताया कि फ्रैंक ही वॉल्डेस है, उसी ने डीन की भी हत्या की है। ये सुन रिकल्स बोला, पर यह कैसे मुमकिन है? अगर फ्रैंक वॉल्डेस है तो भला वो अपने ही बॉस की बेटी को किडनैप क्यों करेगा? और वो तो खुद घर छोड़कर जाना चाहता था। इस पर जोई ने कहा, वो सब उसकी एक चाल थी। मुझे पूरा यकीन है कि फ्रैंक और लैम्बर्ट मिले हुए हैं और वो एबिगेल के जरिए लजार को रास्ते से हटाकर खुद बॉस बनने की प्लानिंग कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने हमें बलि का बकरा बना दिया है। रिकल्स ने कहा, अगर फ्रैंक ही वॉल्डेस है तो उसे यहाँ से निकलने का रास्ता जरूर मालूम होगा। हम उसे पकड़कर यहाँ से निकलने का रास्ता उगलवा सकते हैं। वो अब भी हॉल में ही है। तुम सामने से जाओ और मैं पीछे से जाता हूँ। हम उसे धर दबोचेंगे। इसी के साथ जोई और रिकल्स अलग अलग डायरेक्शन से चल पड़े। वे अभी कुछ ही कदम चले थे कि तभी जोई को पीछे से कुछ आवाज आई। जोई ने जब मुड़कर देखा तो रिकल्स एक जगह पर खड़ा छटपटा रहा था। जोई उसे आवाज लगाती हुई जब उसके पास पहुंची तो देखा कि उसकी गर्दन से खून की नदियां बह रही थी। लग रहा था मानो किसी जानवर ने उसके गर्दन और चेहरे की चमड़ी नोच खाई हो। पर आखिर एक पल में ही उसकी इतनी बुरी हालत कौन कर सकता था? रिकल्स ने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। जोई समझ गई कि रिकल्स को जरूर फ्रैंक ने ही मारा है। जोई फौरन फ्रैंक को ढूंढती हुई बाकी लोगों के पास आई। उसी वक्त फ्रैंक बाथरूम से बाहर निकला। जोई ने फ्रैंक पर बंदूक तान दी और सैमी और पीटर को बताया, डीन को जिसने मारा था वो फ्रैंक ही है और अब इसने किसी तरह रिकल्स की भी हत्या कर दी है। फ्रैंक ही वॉल्डेस है। ये बात मुझे एबिगेल से पता चली। लेकिन फ्रैंक ने भी अपनी बंदूक जोई पर तान दी और बोला, तुम समझती क्यों नहीं कि वो बच्ची तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काकर हमारी टीम को तोड़ने की कोशिश कर रही है? इस सारी मुसीबत की जड़ वो बच्ची ही है। इससे पहले कि उसकी वजह से हम सब मारे जाएं, हमें उसे खत्म करना होगा। फ्रैंक की इस बात पर पीटर भी सहमत था। वो फौरन बंदूक लेकर एबिगेल के कमरे में आ गया और उस पर अपनी बंदूक तान दी। पीटर मासूम एबिगेल पर गोली दागने ही वाला था कि तभी जोई वहां आ गई और पीटर का हाथ मरोड़कर उससे बंदूक छीन ली। इतने में ही फ्रैंक और सैमी भी वहां आ गए और उन सबके बीच कहासुनी होने लगी। इसी दौरान उधर रोती हुई एबिगेल के अचानक से तेवर ही बदल गए। सैमी का ध्यान एबिगेल की ओर गया। उसने देखा कि एबिगेल ने अपने अंगूठे और उंगलियों को तोड़ मरोड़ कर हथकड़ी से अपना हाथ बाहर निकाल लिया और एकदम से उठ खड़ी हुई। ये देख सैमी ने चिल्लाकर सभी को एबिगेल की ओर इशारा किया। उसी पल एबिगेल ने उन पर एक दहाड़ मारी। नुकीले कांटों की तरह एबिगेल के दांत और पिशाच की तरह भयानक आंखें देख एक पल को उन सबकी जान ही हलक में आ गई। एबिगेल एक वैम्पायर में बदल चुकी थी। अगले ही पल एबिगेल लपक के पीटर के कंधे पे चढ़ गई।
वो पीटर का खून पीने के लिए अपने दांत पीटर की गर्दन में घुसाने ही वाली थी कि तभी फ्रैंक ने उसके सिर पर गोली मारकर उसे धाराशाही कर दिया। लेकिन ये क्या, मरने के बावजूद एबिगेल फिर उठ खड़ी हुई और अपने माथे के जख्म को किसी स्याही की तरह मिटाकर उनकी ओर बढ़ने लगी। जोई ने एबिगेल पे धड़ाधड़ गोलियां बरसाई, लेकिन उन गोलियों का भी एबिगेल पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने फौरन एबिगेल को उसके कमरे में लॉक कर दिया और वो नीचे के हॉल में आ गए। कुछ देर तक एबिगेल अंदर से दरवाजा पीटती रही, लेकिन अगले ही पल वहां सन्नाटा पसर गया। सबके सब बुरी तरह डरे हुए थे। तभी फ्रैंक ने कहा, मुझे समझ आ गया है, एबिगेल ही वॉल्डेस है। वही अपने पिता लजार के लिए कत्ल करती है। वो एक वैम्पायर है, इसलिए आज तक ना तो कोई उसे देख पाया और ना पकड़ पाया। अब इससे पहले कि हम उसका शिकार हो जाएं, हमें किसी भी तरह उसे खत्म करना होगा। इस पर वे सभी वैम्पायर को मारने का तरीका सोचने में लग गए। जैसा कि उन्होंने कहानियों में सुना था, वैम्पायर लहसुन से, क्रॉस से और सूरज की रोशनी पड़ने से मर सकते थे, और साथ ही किसी लकड़ी के भाले को वैम्पायर के दिल में घोंपकर उन्हें मारा जा सकता था। पर अगर वैम्पायर किसी को काट ले तो वो इंसान भी वैम्पायर बन जाता था और उसे काटने वाला वैम्पायर उसका माइंड कंट्रोल कर सकता था। फ्रैंक ने ठान लिया था कि वो एबिगेल को खत्म करके ही रहेगा। उसने सैमी को किचन से लहसुन लाने भेज दिया और पीटर से पूल गेम की लकड़ी की स्टिक से भाला बनाकर लाने को कहा। तभी जोई ने उन्हें सतर्क करते हुए कहा, एबिगेल बहुत चालाक है, उसने हम सबको बेवकूफ बना दिया, उसे मारना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन फ्रैंक, सैमी और पीटर ने उसकी बात नहीं सुनी और लहसुन और लकड़ी का भाला लेकर एबिगेल को मारने निकल पड़े। साथ ही पीटर ने अपने गले में एक क्रॉस भी पहना हुआ था। उन्होंने डरे सहमे एबिगेल के कमरे का दरवाजा खोला, पर एबिगेल वहां से गायब हो चुकी थी। तभी उन्हें ऊपरी मंजिल से गाने की धुन सुनाई दी। वो जब ऊपरी मंजिल के एक कमरे में गए तो देखा कि वहां एबिगेल डीन की सिर कटी लाश के साथ डांस कर रही थी। सैमी हिम्मत दिखाती हुई भाला और लहसुन लेकर एबिगेल पर लपकी, पर एबिगेल ने सैमी को ही धर दबोचा। सैमी ने उसे लहसुन दिखाया, पर उसे लहसुन से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सैमी पर मुक्के बरसाने लगी। ये देख पीटर ने पीछे से उसे धर दबोचा, पर उसने पीटर को भी पटकनी दे दी। एबिगेल पर तो पीटर के क्रॉस का भी कोई असर नहीं हो रहा था। उसने उस क्रॉस को पीटर के गले से नोच लिया और उसे पीटर की छाती पर घोंप घोंप कर उसे लहूलुहान कर दिया। इतने में ही फ्रैंक भाला लेकर पीछे से एबिगेल पर वार करने आया, पर एबिगेल ने उसे देख लिया और वो भाला उसकी ही टांग में घुसा दिया। उसके बाद एबिगेल एक जगह पर खड़ी जोर जोर से हंसने लगी और वो तीनों जख्मी हालत में किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस नीचे आ गए। नीचे आते ही जोई ने उनसे कहा, मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि एबिगेल को मारना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं हैरान हूँ कि उसने तुम लोगों को जिंदा कैसे छोड़ दिया। ये सुन फ्रैंक ने चिढ़कर बोला, वो बस हमारे साथ खेल रही थी। इस पर जोई ने उससे कहा, तुम्हारे हथियार तो उस पर काम नहीं आए, लेकिन तुम्हें याद होगा कि किडनैप करते वक्त जब मैंने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया था तो वो उस पर काम किया था। मेरे पास एक इंजेक्शन और बचा है, अगर हम किसी तरह उसे पकड़ पाए तो हम उसे दोबारा बेहोश कर सकते हैं। हम अलग अलग जगह एबिगेल की तलाश करेंगे, जिसे भी एबिगेल दिखेगी वो मुझे खबर करेगा, फिर मैं वहां आकर ये इंजेक्शन एबिगेल को लगा दूंगी। इस पर सभी राजी हो गए और अलग अलग जगहों पर एबिगेल की तलाश करने लगे। इसी दौरान सैमी एबिगेल को ढूंढती हुई एक तहखाने में आ गई। वो तहखाना पुराने सामानों और मकड़ियों के जालों से भरा हुआ था। सैमी डरी सहमी तहखाने में आगे बढ़ ही रही थी कि तभी कहीं से फड़फड़ाता हुआ चमगादड़ों का एक झुंड बाहर निकला, जिससे डरकर सैमी छटपटाती हुई बिना देखे आगे की ओर भागने लगी और तभी वो कीचड़ से भरे एक गड्ढे में गिर पड़ी। सैमी ने जब उस कीचड़ से अपना सिर बाहर निकाला तो देखा कि वो एक पूल में थी जो कई सारी सड़ी गली इंसानी लाशों से भरा हुआ था। उसे देख सैमी चीखती चिल्लाती हुई पूल से बाहर आने लगी। सैमी की आवाज सुन बाकी लोग भी तहखाने की तरफ जाने लगे, पर तभी अचानक एबिगेल फ्रैंक के सामने आ गई। उसने फ्रैंक को सीढ़ियों से गिराकर फर्श पर पटक दिया और उसका गला घोटने लगी। फ्रैंक मदद के लिए चिल्लाने लगा। तभी जोई वहां आ गई और इंजेक्शन लेकर एबिगेल को घोंपने बढ़ी, पर एबिगेल ने उसे मारकर दूर फेंक दिया, जिससे वो इंजेक्शन एक चैनल गेट के अंदर गिर गया। बदकिस्मती से वो गेट लॉक था। जोई उसकी जाली में अपना हाथ डालकर इंजेक्शन तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। दूसरी ओर एबिगेल फ्रैंक को बस मारने ही वाली थी कि तभी सैमी भी वहां आ पहुंची। उसने एबिगेल को पीछे से पकड़ लिया, पर एबिगेल ने सैमी के हाथ पर ही अपने दांत घुसा दिए। सैमी दर्द से चीख उठी। उसके बाद एबिगेल फ्रैंक का पैर पकड़कर उड़ती हुई उसे ऊपर ले जाने लगी, पर तभी पीटर दौड़ता हुआ वहां आया और एबिगेल को दबोच लिया। इतने में ही जोई को वो इंजेक्शन मिल गया। जोई ने भागकर वो इंजेक्शन एबिगेल को घोंप दिया और आखिरकार एबिगेल बेहोश हो गई।
उन्होंने फौरन एबिगेल को ले जाकर बेसमेंट में मौजूद एक लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया। कुछ देर बाद जब एबिगेल को होश आया तो फ्रैंक एबिगेल से गिड़गिड़ाता हुआ बोला, देखो हमसे गलती हो गई, हमने तो तुम्हें साधारण बच्ची समझकर किडनैप किया था, हमें तो ये भी नहीं पता था कि तुम लजार की बेटी हो। इतना सुनते ही एबिगेल हंस पड़ी और बोली, तुमने मुझे किडनैप नहीं किया है, बल्कि मैं तुम सब लोगों को यहाँ लेकर आई हूँ। ये सब मेरी प्लानिंग थी और लैम्बर्ट भी मेरे लिए ही काम करता है। मैं कई सौ सालों से इसी तरह शिकार का खेल खेलती आ रही हूँ और आज तुम लोग मेरे शिकार बन चुके हो। ये सुनकर सैमी ने चिढ़कर कहा, लेकिन हम ही क्यों? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस पर एबिगेल सैमी से बोल पड़ी, जेसिका, असली नाम यही है ना तुम्हारा? तुम्हें ये बात तो याद ही होगी कि अपने हैकिंग करियर की शुरुआत में तुमने अपने ही पेरेंट्स के अकाउंट से पैसे चुरा लिए थे। उसके बाद तो तुमने बड़े बड़े घोटाले किए और अपनी हैकिंग स्किल से बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसे लूटे। उनमें से एक कंपनी हमारी भी थी। एबिगेल से अपनी सच्चाई सुनकर सैमी दंग रह गई। वो एबिगेल से गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगी, लेकिन एबिगेल ने उसे इग्नोर किया और आगे पीटर से कहा, तुम्हारा असली नाम है टेरेंस। तुम पहले एक गैंग के लिए काम करते थे, लेकिन फिर तुम अपने ही गैंग के पैसे चुराकर भाग गए थे। मैं तुम्हें बता दूं कि वो गैंग हमारी ही एम्पायर का छोटा सा हिस्सा थी। तुमने हमारे पैसे चुराए थे। फिर एबिगेल ने आगे फ्रैंक से कहा, फॉर्मर पुलिस डिटेक्टिव एडम, असली पहचान यही है ना तुम्हारी? तुम्हें याद तो होगा जब तुम अपनी पहचान बदलकर मेरे पिता के लिए काम कर रहे थे और तुमने 3 पुलिस वालों को गिरफ्तार करवाया था जो कि हमारे ही आदमी थे। तुम्हें ये भी याद होगा कि ये वही तीनों थे जिन्हें FBI ने कोर्ट ले जाने से पहले एक होटल के कमरे में कड़ी सिक्योरिटी के साथ रखा था। पर अफसोस कि वो हमारे खिलाफ कोई गवाही न दे सके, क्योंकि किसी ने उन तीनों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। उनके टुकड़े करने वाली मैं ही थी। तुमने उन्हें अरेस्ट करवाकर हमसे दुश्मनी मोल ले ली थी, इसलिए तुम अपना नाम और पहचान बदलकर दूसरे शहर चले गए, अपनी फैमिली से दूर। पर मैं जानती हूँ कि तुम अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए उन्हें छोड़कर नहीं गए थे, बल्कि तुम्हें पुलिस के नियमों के दायरे में रहकर काम करने से ज्यादा जुर्म की दुनिया में आजादी से रहना पसंद आने लगा था। इसलिए तुम अपना परिवार और नौकरी दोनों छोड़कर चले गए थे। इसके बाद एबिगेल ने जोई की ओर रुख किया और कहा, जोई यानी कि एना, तुम पहले मिलिट्री की एक डॉक्टर थी ना, पर तुम्हें ड्रग की बुरी लत लग गई, जिस वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई और पैसों के लिए तुम क्रिमिनल्स की डॉक्टर बन गई। तुम्हें वो बात तो याद होगी जब तुम एक क्रिमिनल के सीने से गोली निकाल रही थी। उस वक्त तुम ड्रग के नशे में इतनी चूर थी कि तुमने गोली निकालने के बजाय उस आदमी की आर्टरी ही काट दी। उस दिन जो आदमी तुम्हारी वजह से मरा था, वो मेरे पिता के एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तुम सब मेरे पिता के दुश्मन हो और मैं अपने पिता के दुश्मनों का इसी तरह शिकार करती हूँ। एबिगेल की बातें सुनकर वे चारों डरे हुए थे, पर उन्हें यकीन था कि एबिगेल जब तक पिंजरे में थी वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। जोई फ्रैंक को एबिगेल की निगरानी में लगाकर सैमी और पीटर के साथ बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने चली गई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एबिगेल तो बस उनके साथ खेल रही थी। अगले ही पल एबिगेल एक झटके में पिंजरा तोड़कर बाहर निकल आई और फ्रैंक को दबोच लिया। वो फ्रैंक का शिकार करने ही वाली थी कि इतने में ही जोई वहां आ गई। जोई ने दिमाग लगाते हुए एक हथौड़े से लकड़ी की एक खिड़की में छेद कर दिया, जिससे सूरज की रोशनी जैसे ही एबिगेल के एक हाथ पर पड़ी, उसके हाथ के परखच्चे उड़ गए। एबिगेल दर्द से कराहने लगी, पर ये क्या, उसका हाथ तो धीरे धीरे वापस उगने लगा। ये देख जोई और फ्रैंक फौरन वहां से भागे और बाकियों को लेकर लाइब्रेरी में आ गए। लाइब्रेरी में एक बड़े से रोशनदान से सूरज की रोशनी आ रही थी। वे सभी उस रोशनी के बीच आ गए। तभी जोई ने कहा, जल्द ही शाम होने वाली है, तब ये सूरज की रोशनी नहीं रहेगी। उससे पहले हमें किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही होगा, वरना सुबह तक एबिगेल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। इतने में ही सैमी को एक आइडिया आया। उसने कहा, इस बंगले के डोर्स ऑटोमेटिक हैं। अगर हमें इस बंगले का पावर सोर्स मिल जाए तो हमें बस उसमें शॉर्ट करना होगा और वो ऑटोमेटिक डोर्स खुल जाएंगे। ये सुनकर वे चारों 2-2 की टीम में बंट गए और पावर सोर्स की तलाश करने लगे। उधर दूसरी ओर एबिगेल का हाथ अब पूरी तरह वापस आ चुका था। उस खतरे से बेखबर इधर पीटर और सैमी साथ साथ पावर सोर्स ढूंढते हुए बंगले में भटक रहे थे। तभी अचानक सैमी को कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, मानो कोई उसका नाम पुकार रहा हो। सैमी वहीं रुक गई। अगले ही पल उसने देखा कि उसके हाथ पर एबिगेल के काटने से जो जख्म हुआ था वो अपने आप ही भर गया और उसी पल उसे एबिगेल की आवाज आई, सैमी तुम मेरी हो। इतने में ही सैमी अचानक गायब हो गई। वहीं पीटर जब पीछे मुड़ा तो सैमी को पीछे ना पाकर उसे आवाज देने लगा। तभी सैमी अचानक ही पीटर के सामने प्रकट हो गई, पर अब वो सैमी नहीं थी।
बल्कि एबिगेल के काटने की वजह से वो भी एक वैम्पायर में बदल चुकी थी और वो पूरी तरह एबिगेल के वश में थी। अगले ही पल सैमी किसी जानवर की तरह पीटर पर लपकी और उसकी गर्दन को दांतों से फाड़ दिया और उसका खून पीने लगी। दर्द से चीखते चिल्लाते हुए पीटर ने वहीं दम तोड़ दिया। पीटर की चीख सुन जोई और फ्रैंक भागकर वहां पहुंचे, लेकिन सैमी का वैम्पायर वाला रूप देख वे दोनों डर के मारे वापस लाइब्रेरी में भाग आए। पर बदकिस्मती से अब शाम हो चुकी थी, जिस वजह से सूरज की रोशनी दीवार पर ऊपर की ओर चढ़ आई थी। उन दोनों के बचने का अब कोई रास्ता नहीं था। इतने में ही सैमी उन तक पहुंच गई और उन्हें मारने आगे बढ़ने लगी। पर तभी जोई को वहां एक स्टील का ट्रे दिखा। जोई ने उस ट्रे को ऊपर उठाकर सूरज की रोशनी सैमी की ओर रिफ्लेक्ट कर दी, जिससे सैमी के चिथड़े ही उड़ गए। वे दोनों बाल बाल बचे। इसी के साथ लाइब्रेरी में अपने आप ही एक खुफिया दरवाजा खुल गया। वे दोनों बंदूक लिए उस दरवाजे से अंदर घुसे और गलियारे से होते हुए आगे बढ़ने लगे। इस दौरान उन्हें एक कमरे से आती उनके बीच अब तक हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग सुनाई दे रही थी। उन्होंने जब उस कमरे को खोला तो पाया कि वो बंगले का कंट्रोल रूम था और वहीं उल्टी दिशा में मुंह किए लैम्बर्ट बैठा हुआ था। फ्रैंक गुस्से में लैम्बर्ट को मारने आगे बढ़ा। तभी लैम्बर्ट उसकी ओर देखकर गुर्राया। लैम्बर्ट भी एक खूंखार वैम्पायर में बदल चुका था। अगले ही पल लैम्बर्ट ने जोई की गर्दन दबोच ली। तभी फ्रैंक ने लैम्बर्ट से पूछा, तुम भी एक वैम्पायर हो? पर तुमने तो लजार के आदमियों को पकड़वाने में मेरा साथ दिया था। इस पर लैम्बर्ट ने बताया कि एबिगेल ने उसे 2 साल पहले वैम्पायर बनाया था। दरअसल जब फ्रैंक ने लजार के 3 आदमियों को गिरफ्तार करवाया था तो उस काम में लैम्बर्ट ने भी फ्रैंक का साथ दिया था। फ्रैंक तो शहर छोड़कर भाग गया था, पर लैम्बर्ट पकड़ा गया, जिसके बाद एबिगेल ने उसके परिवार को बहुत तड़पाया। लैम्बर्ट ने एबिगेल से अपने परिवार की जान की भीख मांगी। तब एबिगेल ने उसके परिवार को छोड़ दिया, लेकिन बदले में उसे वैम्पायर बनाकर अपना गुलाम बना लिया। तब से लैम्बर्ट एबिगेल के लिए उसके पिता के दुश्मनों को पकड़कर लाने का काम करता था, पर वो अंदर ही अंदर बदले की आग में भी जल रहा था। लैम्बर्ट ने फ्रैंक से कहा, अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैंने लजार को भी एक प्रॉब्लम बताकर यहाँ बुला लिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम एबिगेल और लजार को मारने में मेरा साथ दो, फिर हम दोनों मिलकर उनके पूरे एम्पायर पर राज करेंगे। मैं तुम्हें भी एक शक्तिशाली वैम्पायर बना सकता हूँ। इस पर फ्रैंक राजी हो गया। लैम्बर्ट ने जोई को छोड़ दिया और फ्रैंक की गर्दन पर अपने दांत घुसा दिए। उसके बाद उसने फ्रैंक को अपना खून पिलाया, जिससे फ्रैंक भी एक खूंखार वैम्पायर में बदल गया। लेकिन तभी फ्रैंक ने लैम्बर्ट के ही सीने में लकड़ी का भाला घुसा दिया, जिससे लैम्बर्ट के परखच्चे उड़ गए। अब फ्रैंक बहुत ही ताकतवर हो चुका था और वो एबिगेल और लजार को मारकर अकेला उनके एम्पायर पर हुकूमत करना चाहता था। फ्रैंक जोई की ओर बढ़ने लगा ताकि वो उसे काटकर अपने वश में कर सके और अपना गुलाम बना सके। पर तभी एबिगेल वहां आ गई और फ्रैंक को मारने उस पर झपट पड़ी, लेकिन फ्रैंक ने उसे धर दबोचा और उसकी गर्दन पर काटकर उसका खून पीने लगा। इसी बीच मौका पाकर जोई ने कंट्रोल पैनल का एक बटन दबाया, जिससे बंगले के सारे दरवाजे खुल गए। उसके बाद जोई बाहर की ओर भागने लगी, लेकिन तब तक फ्रैंक एबिगेल को धराशायी कर चुका था। अगले ही पल उसने जोई को घेर लिया और उसकी गर्दन दबोचकर उसे ऊपरी मंजिल पर ले गया। फिर उसने ऊपरी मंजिल से जोई को नीचे फेंक दिया, लेकिन तभी ऐन मौके पर एबिगेल ने आकर जोई को पकड़ लिया। एबिगेल ने जोई से कहा, फ्रैंक बहुत ताकतवर है, मैं उसे अकेले नहीं हरा पाऊंगी। अगर तुम उसे मारने में मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। इस पर जोई ने हामी भरी। उसके बाद वे दोनों मिलकर फ्रैंक का मुकाबला करने लगे, पर फ्रैंक ने एबिगेल को पटक कर उसकी गर्दन ही तोड़ दी। उसके बाद उसने जोई की गर्दन पर भी काट लिया, जिससे जोई बेहोश हो गई। फ्रैंक को लगा कि अब जोई उसके वश में हो चुकी है। उसने जोई के आगे लकड़ी का भाला फेंका और उसे एबिगेल को मारने का आदेश दिया। इस पर जोई उठ खड़ी हुई, पर वो फ्रैंक के वश में नहीं हुई थी। उसने फ्रैंक पर ही हमला बोल दिया। इतने में ही एबिगेल भी उठ गई और उन दोनों ने मिलकर फ्रैंक के सीने में भाला घोंप दिया, जिससे फ्रैंक के चिथड़े उड़ गए। फिर एबिगेल ने जोई का शुक्रिया अदा किया और अपने वादे के मुताबिक उसे छोड़ दिया। जाने से पहले जोई ने एबिगेल से पूछा, फ्रैंक ने मुझे काट लिया था, क्या अब मैं भी वैम्पायर बन जाऊंगी? इस पर एबिगेल ने कहा, नहीं, तुम्हारे वैम्पायर बनने से पहले ही वो मर गया, इसलिए तुम वैम्पायर नहीं बनोगी। ये सुनकर जोई वहां से जाने लगी। वो अभी दरवाजे तक पहुंची ही थी कि तभी एक लंबा चौड़ा वैम्पायर अंदर आया और जोई का रास्ता रोक लिया। जोई ने उससे डरते हुए पूछा, क्या तुम ही लजार हो, एबिगेल के पिता? इस पर उस वैम्पायर ने कहा, हाँ, मैं ही हूँ लजार। वैसे हर सदी में मुझे कई और अलग अलग नामों से भी जाना गया है। दरअसल लजार और कोई नहीं
बल्कि पुरानी कहानियों में बताया जाने वाला खतरनाक वैम्पायर ड्रैकुला था, जो कई सौ सालों से अपनी पहचान बदलकर इंसानों के बीच रह रहा था। लजार जोई का खून पीने के लिए उसे दबोचने ही वाला था कि तभी एबिगेल वहां आ गई और कहा, रुकिए पिताजी, जोई ने मेरी जान बचाई है, उसे जाने दीजिए। इस पर लजार ने खुद पर काबू करते हुए जोई से कहा, इससे पहले कि तुम्हारी खून की महक मेरी प्यास को और बढ़ा दे, यहाँ से भाग जाओ। ये सुनते ही जोई फौरन वहां से अपनी कार में आ गई और अपनी मौत को मात देकर वहां से निकल गई। इस तरह ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही सस्पेंस, मिस्ट्री और थ्रिल से भरी कहानियां देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।